हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का एक मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, यानी कि मास्टर वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको 200 प्लस प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे और बिल्कुल सारा टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, तो हिंदी का पूरा रिवीजन आज के इस लेक्चर में करवा देंगे और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था आज के इस लेक्चर में सारा ले लिया गया है जो आपकी डीएलएड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो जिसका भी एग्जाम है, ठीक है, इस वीडियो को प्रॉपर पूरा कवर कर लीजिएगा और जितना चीज बताएंगे उसे याद कर लीजिएगा। हिंदी में प्रश्न करीब करीब आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और सारा टॉपिक वाइज प्रश्न लिया गया है, यानी कि हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता था आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। तो ये मैराथन सेशन है और आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पूरा क्लास को शुरू से अंत तक कीजिए, कहीं कोना में चुपचाप एक जगह बैठ जाइए, शांति मन से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और जितना प्रश्न बताएंगे उसे याद कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। आज का हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक हम सभी जो कंप्लीट करेंगे वो आपका समास कराने वाला है। देखिए, समास से क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है समास। पहला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए, सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। राजा का पुत्र, आपको बताए कि जहां कारक विभक्ति होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप सभी, तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। थोड़ा फास्ट में करेंगे, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, सिर्फ इसको रिवाइज कीजिए। नील कमल में कौन सा समास है, तो कमल कैसा है, बिल्कुल नीला है, यानी कि यहां पर विशेषता बताया जा रहा है। तो जहां पर भी विशेषता बताया जाए, विशेषण और विशेषी की बात किया जाए, क्रमधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति के बारे में आपसे बताए थे कि यथा जो है ये आपका क्या है, एक उपसर्ग शब्द है, ध्यान रखिएगा। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो जहां पर भी उपसर्ग लग रहा है वो आपका अव्ययी भव समास होगा, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक का जितना विभक्ति है वो सारा तत्पुरुष में होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें पहला ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरे पद को प्रदर्शित करता है। अगला है दिन रात में कौन सा समास है। तो देखिए 90% केस में आप सभी को जो योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है इसमें आपका द्वंद्व समास ही होता है, याद रखिएगा, योजक चिन्ह वाला 90% केस में होता है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या गिनती करने के लिए मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। तो देखिए त्रिलोचन का अर्थ क्या होता है, तीन नेत्र वाला, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ देखिए संख्या गिनती करने के लिए मिला है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होना चाहिए, पर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है। तब हम कहाँ जा सकते हैं, बहुब्रीहि समास की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि त्रिलोचन का अर्थ क्या होता है, भगवान शिव होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका तीन नेत्र हो। तो यहाँ पर यह अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कि अपना त्रिलोचन का अर्थ छोड़ दिया और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है, तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर पंचवटी की बात किया गया है, यानी कि 5 वट, बरगद वृक्ष की बात यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर संख्या की गिनती करने के लिए मिल रहा है कि कितना वट, 5 वट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु होगा। अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कमल के समान चरण को बताया जा रहा है। जो चरण है ये किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है। तो जहां पर आपका विशेष और विशेषण की बात हो जाए या किसी की विशेषता बताया जाए, तो यहाँ चरण किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान, तो क्रमधारय समास होगा। अगला है रसोई घर में कौन सा समास है। तो देखिए रसोई घर, यानी कि रसोई का घर जहां खाना बनाते हैं, कारक विभक्ति होता है ना, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, क्या रसोई में आप क्या देखते हैं, घर देखते हैं ना, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये उत्तर पद प्रधान है इसमें। अगला है कि माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता, यानी कि इसके बीच में एक योजक चिन्ह आता है, बट यहाँ योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो ये अपोजिट वर्ड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आपका द्वंद्व समास होगा माता पिता में। लोटा डोरी द्वंद्व समास का उदाहरण है। भात दाल द्वंद्व समास का उदाहरण है। जितना भी विलोम शब्द है ना वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, यानी कि ये तीसरा पद को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब थोड़ा समाज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए डायरेक्ट आपसे भी, ठीक है, जहां से प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। देखिए राजपुत्र में कौन सा समास, तत्पुरुष, डायरेक्ट कंठस्थ याद कर लीजिएगा। नीलकमल में क्रमधारय, यथाशक्ति में अव्ययी भव समास, माता पिता में द्वंद्व, पंचवटी में द्विगु, लंबोदर में बहुब्रीहि समास, उसके बाद दिन रात में द्वंद्व समास, चरण कमल में क्रमधारय समास है, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, चौराहा में द्विगु समास होगा, प्रतिदिन में अव्ययी समास, जो प्रति है ये आपका एक उपसर्ग है, जलपान में तत्पुरुष
जल और पान, ध्यान रखिएगा आप सभी, जलपान की बात किया गया। महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा। नवरत्न में द्विगु समास, सत्याग्रह में तत्पुरुष समास और कृष्ण सर्प में आपका कर्मधारय समास है। हरिहर, हरिहर में द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये समास को जरूर याद कर लीजिएगा, कंठस्थ इसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट करा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि समय का बहुत कमी है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम सभी को कंप्लीट करना है। तो ये रिवीजन के तौर पर लीजिए, वन शॉट वीडियो है, ध्यान रखिएगा, पूरा हिंदी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जहां से डीएलएड में प्रश्न पूछा जाता है वो सारा प्रश्न आज के इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है सारा टॉपिक का प्रश्न इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हम सभी का मुहावरा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बता सकते कोई? तो याद रखिएगा अपमान होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा परेशान करना। उसके बाद है कि आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रिय व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या होता है, घबराना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बहुत परेशान करना, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, डायरेक्ट याद करते चलना है सारा प्रश्न को, क्योंकि समय को देखते हुए चीजें कंप्लीट करना है। अगर इसी वीडियो को अगर 4 घंटा का बना दिया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा आपको, तो कम समय में रिवीजन करना है और एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको देख लीजिएगा आप सभी, बहुत ही काम करने वाला है पेपर में। सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक लाड़ करना, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि लाड़ दुलार करना सिर पर चढ़ाना का अर्थ होता है। रंगे हाथ पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा आप सभी चोरी करते हुए पकड़ना, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा अत्यधिक डरना, जो कलेजा है मुंह के सामने आ गया यानी कि अत्यधिक डर गया। अगला है चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना होगा, यानी कि ऑप्शन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खून पसीना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ, तो बहुत ही मेहनत करना, यानी कि बी राइट आंसर होगा। चलिए मुहावरा से कुछ संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। नाक कटना अपमान होना, हाथ पांव फूलना घबराना, आंख का तारा होना अत्यंत प्रिय होना, चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना। देखिए ये जो वन लाइनर आपको दे रहे हैं ये एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ वन लाइनर वाला फॉन्ट देख लीजिएगा आप सभी, ऑब्जेक्टिव नहीं भी लगाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, समय का आपका बचत हो जाएगा। खून पसीना करना यानी कि बहुत मेहनत करना, दांत खट्टे करना परास्त करना, सिर पर चढ़ाना अधिक लार प्यार करना, रंगे हाथ पकड़ना अपराध करते हुए पकड़ना, नाक में दम करना परेशान करना होता है, हाथ मलना पछताना होता है। अगला क्वेश्चन है कि आसमान पर सिर उठाना यानी कि शोर मचाना, कान भरना भड़काना, पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, आंख दिखाना क्रोध प्रकट करना, उंगली पर नाचाना यानी कि वश में कर लेना, उंगली पर नचा रहे हैं यानी कि उसको वश में कर लिए हैं, टस से मस ना होना अड़ी गिराना, 9 2 11 होना भाग जाना, दाल ना गलना यानी कि सफल ना होना, कमर कसना तैयार होना। उसके बाद अगला है कि बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिनाई से बचना। चलिए अब आइए थोड़ा सा वर्णमाला का प्रश्न देख लीजिएगा, जहां से वर्णमाला से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है बता सकते कोई, तो याद रखिएगा कुल 52 वर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो देखिए मूल रूप से स्वर वर्ण 11 ही होता है और 2 आपका अयुग्मा वर्ण होता है, अनुस्वर और अभिसर्ग, तो कुल मिलाकर 13 होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है, मगर अगर मूल पूछा जाए तो 11 ही टिक कीजिएगा आप सभी। व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो कुल व्यंजन की संख्या जो होता है वो आपका 41 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 41 प्लस आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो कुल आपका 52 वर्ण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ कौन सा स्वर है, तो देखिए अ जो है ये आपका हरस स्वर है, दीर्घ स्वर जो हो जाएगा ये आ होगा, उ जो है ये आपका हरस स्वर है, जबकि बड़ी उ जो है ये आपका दीर्घ स्वर है। चलिए अगला है कि ऐ कौन सा स्वर है, तो देखिए ऐ एक संयुक्त स्वर है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना है, जैसे कह सकते कि ओ प्लस ए से मिलकर बना है आपका ऐ, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क किस वर्ग का व्यंजन है, तो देखिए क जो है ये आपका क वर्ग और कंठ से बोले जाने वाला व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि या रा ला वा कहलाते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प वर्ग
ओड से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है और च वर्ग दंत से बोला जाता है, और क वर्ग कंठ से बोला जाता है। या रा लावा कहलाते हैं, तो इससे हम सभी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। या रा लावा अंतस्थ व्यंजन। वहीं पर अगर तालब सा, मूर्धांश सा, दंत सा और हा की बात किया जाए तो ये आपका उष्ण व्यंजन होगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा व्यंजन होता है? उष्ण व्यंजन होता है ये। यहीं पर देखिए तालब से, मूर्धांश से, दंत से, हा कौन सा व्यंजन है? तो ये आपका उष्ण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अक्षा क्या है? तो देखिए अक्षा भी ये आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो वर्णों के मेल से बना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यह आपका आधा का प्लस ये आपका स से मिलकर अक्षा बना है, बात समझे आप सभी। तो ये संयुक्त वर्ण होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर क्या हो जाएगा? ओ होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, वर्णमाला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए आप सभी। हिंदी में वर्णमाला कितना है? 52। मूल वर्णमाला स्वर की संख्या 11 है, 2 अयोगवा है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना है? 11। अ क्या है? हरा स्वर है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। आई जो है ये आपका संयुक्त है। का वर्ग का व्यंजन है। च वर्ग का व्यंजन है। ट वर्ग का व्यंजन है। ता जो है ये ता वर्ग जो कि दंत से बोला जाता है। पा जो है ये पा वर्ग का जो ओठ से बोला जाता है। च वर्ग जो बोला जाता है वो दंत से। का वर्ग जो बोला जाता है वो कंठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि या रा लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तालब से मूर्धन से क्या है? उष्ण व्यंजन। अक्षा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। तरा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से बना है। ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ये भी 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी कि अनुस्वर जो है ये आपका अनुस्वार कहलाता है और ये आपका जो है विसर्ग कहलाता है और इसे अयुग्मा वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला का पहला स्वर ओ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब आइए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैं कल जाऊंगा, ये आपका शुद्ध है, बाकी बात ये सभी आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। देखिए अशुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा क्या? वह स्कूल गया, सही है। राम खेल रहा है, सही है। सीता खाना खाया, ये गलत है। सीता खाना खाई, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर खाई सही होगा। ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका अशुद्ध है। मुझे पानी पीना है वाक्य है। तो देखिए मुझे पानी पीना है, यह आपका शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वे बाजार जाता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए वे बाजार जाता है, इसका शुद्ध रूप होगा वे बाजार जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वे बाजार जाते हैं, यहाँ पर बहुवचन की बात होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, वे बाजार जाते हैं। अगला है राम और मोहन खेल रहा है, इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए राम और मोहन खेल रहा है, ये गलत होगा। खेल रहा है, जैसे कहते राम खेल रहा है तब सही है, बट यहाँ पर राम और मोहन दोनों आया है तो यहाँ पर खेल रहे हैं सही होगा। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, राम और मोहन खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। जहां पर भी बहुवचन की बात आ जाए वहां पर रहे हैं लगाना सही होगा। अगला है मैंने किताब पढ़ी वाक्य है। तो देखिए मैंने किताब पढ़ी, यह आपका शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला है अशुद्ध वाक्य, इनमें से कौन सा है अशुद्ध वाक्य? देखिए वे जाता है, ये गलत है। वे जाते हैं, ठीक है, वे जाते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य शुद्ध होगा। बट ये आपका क्या है? वे जाता है, ये गलत है। बाकी बात ये सभी आपका शुद्ध वाक्य है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। अगला है सीता विद्यालय जाती है वाक्य क्या है? तो सीता विद्यालय जाती है, ये आपका सही वाक्य है। अगर यही कहते कि सीता विद्यालय जाता है तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाता। अगला है मुझे भूख लगी वाक्य है। तो देखिए मुझे भूख लगी, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़के पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर लड़के, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, बहुवचन की बात कर दिया गया है। तो पढ़ता है सही होगा? नहीं। अगर यही कहते कि लड़का पढ़ता है तब सही है, बट यहाँ लड़के पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सही होगा लड़के पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन की बात आया है, तो बी राइट आंसर होगा। अब आइए क्रिया से संबंधित प्रश्न को देखिएगा आप सभी। देखिए क्रिया किसे कहते हैं बता सकते हैं आप सभी? देखिए क्रिया काम बताने वाले शब्द को ही हम सभी क्रिया कहते हैं, जो काम को बताता है। जैसे कह सकते हैं कि राम दौड़ता है, तो इसमें क्रिया क्या है? तो दौड़ना क्या है? ये क्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। ये दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, यानी कि दौड़ता है, ये क्या है? आपका पूरा ये क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खाना कौन सी क्रिया है? तो देखिए खाना ये आपका साकर्मक होगा। जैसे कह सकते हैं कि राम खाना खा रहा है,
तो ये साकर्मक क्रिया होगा। कैसे, बोलिए। यहाँ पर क्या का उच्चारण करना है, अगर आपको साकर्मक आकर्मक पकड़ना है तो ये क्या आपको एक वर्ड पकड़ लीजिएगा। जैसे वाक्य है क्या आपका कि राम खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। यहाँ पर आपको वाक्य मिला, बिल्कुल वाक्य मिला कि राम क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये साकर्मक होगा। वहीं पर अगला है कि सोना कौन सी क्रिया है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे कह सकते हैं कि राम सो रहा है, तो यहां पर बताइए, यहां पर आप क्या का उच्चारण कीजिएगा कि राम क्या कर रहा है, पता है, राम क्या कर रहा है, सो रहा है, क्या सो रहा है, पता है आप सभी को, नहीं पता है। राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, नींद सो रहा है, यही कहते हैं कि राम नींद सो रहा है, तब यहां साकर्मक होता। बट यहां पर है कि राम सो रहा है, तो राम क्या सो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पता नहीं चल रहा है कि क्या सो रहा है, नींद सो रहा है कि बिस्तर लेके सो रहा है, पता नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि राम हंस रहा है, तो राम क्या हंस रहा है, दांत हंस रहा है, नहीं पता चला आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अगला है कि राम पत्र लिखता है, इसमें क्रिया है, तो यहां पर क्रिया बताना है। तो देखिए ये जो लिख रहा है ना, यानी कि लिखता है, यही आपका क्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कौन सा क्रिया है, तो इसमें आपका साकर्मक क्रिया होगा, याद रखिएगा आप सभी। बोलिए कैसे, जैसे बोले कि राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो यहां पर क्या से उच्चारण कीजिए आप सभी कि राम क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, मिला वाक्य। राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो साकर्मक होगा। यही कहते हैं कि सिर्फ राम लिखता है, तब यहाँ आकर्मक होता है कि राम क्या लिखता है, पता नहीं, पत्र लिख रहा है कि बुक लिख रहा है, या कह सकते हैं कि राइटिंग लिख रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र दिया गया है, तो ये निश्चित है कि पत्र ही लिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिया कर्म पर निर्भर ना हो कहलाती है। तो देखिए जो क्रिया कर्म पर अगर निर्भर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका आकर्मक होगा। जैसे हम क्या का उच्चारण किए, ठीक है, कि राम क्या कर रहा है, नहीं पता चला आपको, तो ये आकर्मक हो जाएगा। अगर कर्म पर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये आकर्मक होगा, अगर कर्म पर निर्भर कर रहा है तो साकर्मक होगा। जैसे कह सकते हैं कि राम फल खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो ये कर्म पर निर्भर कर रहा है, तो ये साकर्मक होगा। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है, तो देखिए पढ़ना ये आपका क्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि वह हंसता है, इसमें क्रिया क्या है, तो देखिए वह हंसता है, ये हंसता है, यही क्रिया है। और इसमें क्या है, ये आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब देखिए समझिएगा इसको आप कैसे, जैसे कह सकते हैं कि सीता हंसती है, सीता हंसती है। अब क्या का उच्चारण कीजिए, सीता क्या हंसती है, पता चला दांत हंसती है या मुंह हंसती है, नहीं पता चला आपको, तो ये आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है कि साकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो साकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, खाना, ये साकर्मक क्रिया है। जैसे कह सकते हैं कि राम खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा रो रहा है, इसमें क्रिया है, तो ये क्रिया आपका रो रहा है, यही आपका क्रिया है। और इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो इसमें भी आपका आकर्मक क्रिया होगा, याद रखिएगा आप सभी। आकर्मक क्रिया जैसे कह सकते हैं कि बच्चा, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, क्या रो रहा है बच्चा, बता सकते हैं आप सभी। यहाँ पर क्या का उच्चारण कीजिए आप सभी कि बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, आंसू रो रहा है कि आंख से पानी रो रहा है, नहीं पता चला, तो ये आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। चलिए आइए अब शब्द शक्ति को समझ लीजिए आप सभी। शब्द शक्ति से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अभिधा में क्या होता है, इसका मुख्य अर्थ होता है जो बोला गया वही अर्थ में समझा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, जो बोले उसी अर्थ में समझे उसको। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां क्या समझ रहे हैं आप सभी कि मोहन पढ़ाई कर रहा है, तो जो आपका मुख्य अर्थ है उसी को समझा जाता है। जैसे हम बोल दें कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां से सब साबित होता है कि मोहन पढ़ रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई लोच लपेटा नहीं होता है, इसमें कोई लोच लपेटा नहीं होता है, बिल्कुल मुख्य अर्थ इसमें निकलता है अभिधा में। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति में अर्थ होगा, तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, यहां संकेत कुछ अलग देते हैं, दूसरा अर्थ कुछ अलग निकलता है। जैसे कह सकते हैं कि मोहन, ठीक है,
मोहन गधा है, ठीक है, मोहन क्या है, गधा है। तो क्या सच में मोहन गधा है, बता सकते हैं आप सभी? नहीं। देखिए हम यहां से एक संकेत दिए कि मोहन क्या है, गधा है। इसका मतलब है कि मोहन कोई कार्य सही से नहीं कर पा रहा है, ये एक जानवर की भांति कार्य कर रहा है। जितना हम जानवर को बताते हैं बस उतना ही चलता है, उसी प्रकार से मोहन भी कार्य कर रहा है। तो दूसरा अर्थ में हम क्या समझ रहे हैं कि ये एक जानवर की भांति कार्य कर रहा है। तो यहां पर संकेत कुछ अलग दिए, अर्थ कुछ इसका अलग निकल रहा था दूसरा में, कि हम जैसे बोले कि मोहन गधा है, हम क्या समझ रहे हैं दूसरे अर्थ से कि मोहन एक जानवर की भांति कार्य कर रहा है। बात समझे? उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रमेश का शरीर जो है, बिल्कुल रमेश का शरीर जो है ये आपका लोहे का है। क्या सच में रमेश का शरीर लोहा का है? नहीं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये इसका शरीर हो सकता है मजबूत होगा, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं कि रमेश का शरीर क्या है, लोहे का है। तो जैसे एक संकेत हम क्या दिए कि रमेश का शरीर लोहे का है, तो दूसरा संकेत इसका क्या निकला कि रमेश जो है बिल्कुल शरीर से मजबूत है, यानी कह सकते हैं कि बहुत हष्ट पुष्ट है। तो ये दूसरे अर्थ में हमको समझ में आया। तो ये लक्षणा का अर्थ होता है, संकेत कुछ देते हैं, दूसरा अर्थ उसका कुछ अलग निकाल के समझा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ होता है। तो देखिए व्यंजना में व्यंग कसा जाता है, इसके अलावा छिपा हुआ अर्थ होता है। जैसे एक व्यंग कसते हुए बोलते हैं कि राधे तुम तो गाय हो, ये एक व्यंग कसा गया, बट इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या निकल रहा है कि राधे बिल्कुल गाय की तरह शुद्धि है, सीधा सपाट है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंग कस के बोला जाता है, इसके अलावा इसमें छुपा अर्थ होता है। गंगा स्नान में कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो डायरेक्ट यहाँ पर सीधा बात हो रहा है, तो ये अभिधा हो जाएगा गंगा स्नान। तो इसका मतलब है कि गंगा में स्नान किए, सीधा अर्थ हो जाएगा। वह शेर है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो वह शेर है, ठीक है। बताइए आप सभी, वह शेर है कि मतलब क्या वो शेर ही है? नहीं। यहाँ एक संकेत किया हम कि वह शेर है, बट दूसरा संकेत में, दूसरा अर्थों में क्या समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि शरीर से मजबूत हो सकता है, जो निडर हो। तो उसे हम सभी क्या कह सकते हैं? लक्षणा। हम जैसे बोले कि वो शेर है, हम दूसरे अर्थ में क्या समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल निडर है, तो ये लक्षणा होगा। उसका घर पानी में है, शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो उसका घर पानी में है, तो इसका शब्द शक्ति कौन सा होगा, बता सकते हैं? तो ये आपका लक्षणा ही होगा। अब दूसरा अर्थ में समझिएगा, जैसे बोले कि उसका घर पानी में है, तो क्या सच में पानी में है घर? नहीं। एक संकेत किए कि उसका घर पानी में है, बट ये संकेत उसका घर पानी नहीं बता रहा है, दूसरा अर्थ ये बता रहा है कि उसका घर पानी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि घर पानी में है, तो इसका अर्थ क्या है कि घर पानी में है, सच में नहीं। एक संकेत था, पर दूसरा अर्थ में ये समझ में आ जाएगा कि उसका घर जो है कि पानी के किनारे बसा हुआ है, तो ये लक्षणा हो जाएगा। अगला है कि व्यंजना शब्द शक्ति किससे है, संबंध किससे है व्यंजना का? तो ये आपका छिपे हुए अर्थ से संबंधित है व्यंजना। अभिधा में अर्थ होता है, तो देखिए अभिधा में मुख्य अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्द शक्ति का संबंध है। तो शब्द शक्ति का संबंध है शब्द और अर्थ दोनों से होता है। अब आइए अलंकार से देखिएगा, अलंकार से काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जितना अलंकार का प्रश्न है करीब करीब करवा देंगे। देखिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो देखिए आपको बताए थे कि जहां पर सा शब्द आ जाए, ठीक है, ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सा ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि चरण कमल में अलंकार है, तो देखिए चरण जो है ये किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। तो जहां पर किसी को किसी के समान बताया जाए वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, सॉरी रूपक अलंकार, अनुप्रास नहीं होता है। अनुप्रास में आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है, तो ये रूपक अलंकार है। अगला है कि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति में कौन सा अलंकार होता है, यानी कि मान लीजिए च च च, अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रहा है तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कनक कनकते से गुनी मध्यकथा अधिकाय जे खाए बोराय जे पाए बोराय, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए एक कनक का अर्थ होता है सोना, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरा होता है। तो जो सोना जिसको मिल जाएगा वो भी पगलाएगा, और जो धतूरा खा लेगा वो भी पगलाएगा। तो यानी कि एक ही शब्द है, ठीक है, जो एक से अधिक बार आया बट दोनों का अर्थ अलग अलग निकला। एक ही शब्द है पर दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, बात समझे? एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग निकला, यहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, यमक अलंकार का उदाहरण है ये। अगला है उपमा में कौन सा प्रयुक्त शब्द है? तो देखिए उपमा में बताए थे सा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह सिंह है में कौन सा अलंकार है?
तो वह सिंह है, ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। चलिए अगला है कि चारों चंदल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिएगा। देखिए च च च, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहां पर सा वर्ड देखने के लिए आपको मिल रहा है, देखिए है ना, कमल सा मुख उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला है रूपक अलंकार में होता है। तो देखिए रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जो उपमेय होता है ये आपका उपमान पर आरोप किया जाता है रूपक में, या किसी के तरह बता दिया जाता है। अलंकार से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है। अलंकार का अर्थ आभूषण, मुख चंद्रमा सा है, सा उपमा हो जाएगा, वह सिंह है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक ही वर्ण की पूर्णावर्ती हो, अनुप्रास हो जाएगा। कनक, कनक में यमक अलंकार है। कमल सा यानी कि उपमा अलंकार का उदाहरण है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये अनुप्रास होगा क्योंकि च का आवृत्ति हुआ है एक ही वर्ण का। उसके बाद देखिए रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। देखिए अगला है कि उपमान में सा वर्ड और समान वर्ड देखने के लिए मिलता है, ये उपमा का होता है उदाहरण। अनुप्रास में वर्णों की पूर्णावृत्ति होती है, यमक में शब्दों की पूर्णावृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द ही रिपीट होता है। देखिए अनुप्रास में एक वर्ण रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, एक वर्ण। जबकि यमक में क्या होता है, ये पूरा शब्द ही रिपीट हो जाता है। जो पूरा एक शब्द होता है ये पूरा रिपीट हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कनक, ये एक शब्द है, फिर आ गया कनक, ये दूसरा शब्द हो गया, तो यहाँ शब्द ही रिपीट हो जाता है और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। बात समझे आप सभी? उसके बाद है अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। चरण कमल में कौन सा आपका अलंकार है? रूपक, क्योंकि यहाँ चरण को कमल के समान बताया जा रहा है। मुख कमल में कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका रूपक होगा क्योंकि मुख को कमल के समान बताया जा रहा है। अगला है कि पीपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार है। जो मन जो देख रहे हैं, देखिए सा हो गया, समान हो गया, मन हो गया, ये सभी उपमा अलंकार का ही आपका कह सकते हैं की पॉइंट है पकड़ने के लिए। अगला है कि शब्दा और अर्था अलंकार, ये अलंकार का दो भेद है। अनुप्रास शब्दा अलंकार है, उपमा अर्था अलंकार है, रूपक ये भी अर्था अलंकार है। उसके बाद है कि अलंकार कविता को आकर्षक बनाता है, ये चीज को याद रखिएगा। अब आइए रस से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। रसों की कुल संख्या कितना है? तो कुल इसमें 9 है, बट अभी जो माना जाता है वो 11 माना जाता है, जिसमें आपका वात्सल और श्रृंगार रस को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मुख्य आपका 9 ही है, जिसमें 2 अलग से जोड़ा गया 11। अगला है वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव आपका हो जाता है उत्साह, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? देखिए अस्थायी भाव से ही क्वेश्चन पूछेगा, शोक याद कर लीजिएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का होता है, याद रखिएगा, हास्य ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का होता है रीति। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है क्रोध, ठीक है। उसके बाद है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का होता है भय, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है जुगुप्सा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो ये आता है आश्चर्य, याद रखिएगा, अद्भुत। शांति रस का अस्थायी भाव बताना है आप सभी को, बता सकते हैं शांति रस का अस्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आइए रस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। रसों की कुल संख्या मुख्य रूप से 9, ऐसे 11 होगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रीति होता है, वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का क्या होता है? तो ये शोक होता है, हास्य रस का हास्य होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, भक्ति रस का क्या होता है? ईश्वर या प्रेम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। या भक्ति रस का क्या होता है? प्रेम होता है। वात्सल रस का अस्थायी भाव क्या होता है? स्नेह होता है। रस काव्य की क्या है? आत्मा कहलाता है। जैसे कि कह सकते हैं अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से रस काव्य की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद है वीर रस, तो वीर रस उत्साह उत्पन्न करता है।
करुण रस क्या करता है, दुख प्रकट करता है। हास रस क्या करता है, हंसी उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से रौद्र रस क्या करता है, क्रोध प्रकट करता है। तो उसके बाद है श्रृंगार रस को रस राज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रस राज, या रस राज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। शांत रस मन को शांति देता है, और रस का संबंध किससे है, सभी भाव से संबंधित है रस। चलिए अब आइए छंद से संबंधित प्रश्न को देखिएगा। देखिए छंद पर ध्यान दीजिएगा, वर्णों की संख्या पर आधारित छंद कहलाता है। तो देखिए जो वर्णों की संख्या पर आधारित होता है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। जो मात्रा या मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। दोहा किस प्रकार का छंद है, तो देखिए दोहा जो है ये आपका एक मात्रिक छंद है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उसके बाद है दोहा के प्रथम और तीसरा, ध्यान रखिएगा, प्रथम और तीसरा चरण में मात्राएं की संख्या होती है। तो देखिए दोहा के प्रथम और तीसरा में 13 होता है, जबकि इसमें दूसरा और चौथा में आपका 11 मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो देखिए रोला छंद में आपका 24 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता की लयात्मक रचना को क्या कहते हैं, तो इसे छंद कहा जाता है। चलिए अगला है कि दोहा में कुल कितने चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। अगला है चौपाई छंद का उदाहरण किस ग्रंथ में होता है, जैसे कह सकते हैं कि दोहा का अभी जो हम आपको यहां पर बताए थे, देखिए यहां पर दोहा बताए ना कि यहां पर प्रथम और तीसरा चरण में इसका 13 मात्रा, और आपका यहां पर जो दूसरा और चौथा होता है इसे 11 होता है। उसी प्रकार से सोरठा जो होता है इसका पहला और तीसरा चरण की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका 11 मात्रा होगा, जबकि आपका दूसरा और चौथा की बात किया जाए तो इसमें 13 मात्रा होता है, सोरठा में उल्टा होता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर आप सभी के हैं, चौपाई छंद का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपका रामचरितमानस में मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। छंद का मुख्य तत्व है, तो ये आपका लय हो जाएगा। चलिए अब कुछ देख लीजिएगा छंद से संबंधित प्रश्न को, जैसे कह सकते हैं कि कविता की लयबद्ध रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है, लयबद्ध रचना को छंद, ध्यान रखिएगा। वर्णों पर आधारित छंद वर्णिक होता है, मात्राओं पर आधारित मात्रिक होता है। दोहा मात्रिक छंद है, चौपाई मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दोहा का प्रथम चरण में 13 और दूसरा चरण में 11 मात्रा होता है, जो पहले बताएं। रोला में 24 मात्राएं होता है। छंद कविता में लय उत्पन्न करता है। छंद कविता को मधुर बनाता है, ध्यान रखिएगा आपसे, क्या करता है, मधुर बनाता है। वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं, वर्णिक छंद जो होता है इसमें वर्ण की गिनती किया जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती किया जाता है। दोहा के 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा आप सभी, जिसमें 11 13 मात्रा होता है। चौपाई का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया था, किसमें, रामचरितमानस में चौपाई का प्रयोग। छंद काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। हरि गतिका एक छंद है, ध्यान रखिएगा, जो हरि गतिका है ये एक छंद है। सोरठा मात्रिक छंद का उदाहरण है, और ये दोहा का उल्टा होता है। इसमें आपका 4 कह सकते हैं कि चरण होता है। गतिका ये भी एक छंद है। अगला क्वेश्चन है कि छंद से कविता में संगीतात्मकता आती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए संधि से प्रश्न देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, बस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद, फटाफट आप सभी आंसर कीजिएगा। तो देखिए विद्या धन आलय हो जाएगा इसका, ऑप्शन में ए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सदा धन ऐब। डायरेक्ट प्रश्न को याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रामायण का होता है राम प्लस आयन होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिम धन आलय होगा, ऑप्शन में ए। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, अगला है कि परोपकार का संधि विच्छेद, तो देखिए परोपकार का होता है पर धन उपकार होगा, याद रखिएगा आप सभी, पर धन उपकार, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेश का होता है महाधन ईस होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी ई का प्रयोग होगा। अगला है नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरेश का होता है नर धन ईस होता है। उसके बाद है लोकोक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा लोकोक्ति का होता है लोक प्लस उक्ति होता है, याद रखिएगा आप सभी, लोक प्लस उक्ति, ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ग्रीस का होता है गृह धन ईस होता है, ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवेंद्र का होता है देव प्लस इंद्र होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अब आइए संधि विच्छेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा। विद्यालय का विद्याधन आलय, हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमधन आलय होगा। सदैव क्या हो जाएगा, सदा धन ऐब होगा।
परोपकार का क्या होगा, पर धन उपकार होगा। महेश का महाधन ईश होगा। नरेश का नर धन ईश होगा। ग्रीस का गृह धन ईश होगा। उसके बाद लोकोक्ति का लोक धन उक्ति होगा। रामायण का राम धन अयन होगा। देवेंद्र का देव धन इंद्र होगा। धर्मार्थ का हो जाएगा धर्म धन अर्थ होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सुरेंद्र का हो जाएगा सूरधर इंद्र होगा। राजेंद्र का राजधन इंद्र होगा। उसके बाद है हितोपदेश का हित धन उपदेश होगा। उसके बाद है महतो उत्सव का महाधन उत्सव होगा। अत्याचार का अति धन आचार होगा। निराश का निर्धन आशा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। निराश का निर्धन आशा, यहाँ पर आधारों का प्रयोग होगा। उसके बाद है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद शुभ धन इच्छा होगा। रविंद्र का रवि धन इंद्र। गणेश का गण धन ईश होगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लीजिएगा आप सभी। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे बोले राम, राम कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए जहां पर भी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए या कह सकते पूरे विश्व में एक ही चीज हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे किसी का नाम ले लीजिए या कोई नदी का नाम ले लीजिए, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर सिर्फ नदी बोले तो नदी मतलब बहुत सारा नदी होगा। अगर किसी एक नदी का नाम लेके बोले तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे देश बोले तो देश बहुत सारा देश हो जाएगा, जो जातिवाचक को बताएगा। जबकि अगर किसी एक देश का नाम लेते जैसे भारत या अमेरिका, ये व्यक्तिवाचक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से पटना, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पटना के अलावा कहीं पटना है नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पे। ईमानदारी, ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। जैसे मिठास हो गया, ईमानदारी हो गया, लड़कपन हो गया, बुढ़ाड़ी हो गया, ये सभी भाव को प्रकट किया जाता है। लड़को कौन सी संज्ञा है, तो लड़को जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लड़का समूह की बोध करा रहा है। उसी प्रकार से स्त्री बोले तो स्त्री मतलब पूरा स्त्री समूह का बोध करा रहा है, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। बात समझे। तो जहां पर भी एक ही शब्द पूरा समूह का बोध करा दे वो जातिवाचक। जैसे देश बोल दिए तो देश मतलब सारा देश आ गया, तो जातिवाचक होगा। जैसे नदी बोल दिए तो नदी मतलब जितना भी दुनिया में नदी है वो पूरा नदी समूह आ गया, तो जातिवाचक होगा। ठीक है। सोना कौन सी संज्ञा है, तो जिसे नापा तोला जा सकता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पूरा पुस्तक समूह की बात यहाँ पर किया जा रहा है। बात समझे। अगला है बचपन कौन सी संज्ञा है, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर बचपना की बात किया जा रहा है। संज्ञा का कितना भेद है, 5 भेद है। भारत कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए 5 भेद कौन कौन सा होता है, तो जाति आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, याद रखिएगा आप सभी, कुल 5 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशेषण। देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम सभी क्या कहते हैं, विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि सुंदर फूल, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, ये सुंदर फूल की सुंदरता बताया जा रहा है कि फूल कैसा है, सुंदर है, तो ये आपका विशेषण है। जैसे मीठा आम, तो यह आम की विशेषता क्या है, मीठा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीठा, यहाँ पर आपका विशेषण है। जैसे कह सकते हैं कि 5 लड़के, ये आपका विशेषण क्या है, 5 ये विशेषण है, क्योंकि लड़के की विशेषता क्या है कि कुल 5 लड़के हैं यहाँ पे। जैसे लंबा पेड़, तो पेड़ की विशेषता क्या है, लंबा है, तो यहाँ पर लंबा क्या है, विशेषण शब्द है। देखिए गुण बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि काला, पीला, हरा, या कह सकते हैं कि दुर्गंध, ये सभी उसकी विशेषता बताता है। जैसे कह सकते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा काला है, तो आदमी की विशेषता क्या है, यानी कि गुण क्या है कि वो काला है। जैसे कह सकते हैं कि संख्या बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं, जहां पर संख्या बताया जाता हो। कुछ पत्र में विशेषण क्या होगा, तो देखिए कुछ पत्र में विशेषण होगा, कुछ विशेषण है। जैसे कि यह पुस्तक, इसमें विशेषण कौन सा है, यह विशेषण शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है काल। देखिए क्रिया के समय को बताने वाले को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, कौन सा काल है, वर्तमान। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, ये कौन सा है, भविष्य काल। और राम पढ़ा, ये कौन सा काल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। राम पढ़ा था, भूतकाल। देखिए काल के 3 भेद हैं, भविष्य, वर्तमान और भूत हो जाएगा। देखिए वर्तमान समय का बोध करने वालों को वर्तमान कहते हैं, बीते हुए समय का बोध करने वाले को भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है, और आने वाला समय का बोध करने वाला को भविष्य काल कहते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, कौन सा काल है, तो ये भविष्य काल, मैं बाजार जाऊंगा, अभी गए नहीं, भविष्य। सीता खाना बना रही है, ये वर्तमान काल होगा, और सीता खाना बनाई थी, वो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए कारक को देख लेते हैं। देखिए कारक में है पहला, राम ने पत्र लिखा, तो ये आपका कारक विभक्ति है, तो ने किसके लिए आता है, कर्ता के लिए, तो कर्ता कारक। मोहन को
बुलाओ, इसमें कौन सा होगा, तो किसको बुलाना है, मोहन को। ये किसके लिए आता है, कर्ता ने कर्म को, ध्यान रखिएगा ये कर्म के लिए आता है। अगला है सीता कलम से लिखती है, कौन सा कारक है, तो यहां से इसका कारक चिन्ह है। सीता किससे लिख रही है, कलम से। यहाँ साधन क्या है लिखने का, कलम है, तो यह करण कारक होगा। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ध्यान रखिएगा आप सभी, कलम से लिख रही है। उसके बाद अगला कारक है कि गरीब को भोजन दो, कौन सा कारक का उदाहरण है, तो यह संप्रदान कारक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है, ये अपादान है। जहां पर जुदाई की बात हो और ये से कारक आपका विभक्ति आ जाए, ठीक है, से कारक विभक्ति, तो ये आपका अपदान होता है। जैसे कह सकते हैं कि पहाड़ से गंगा निकली, ठीक है, तो वो आपका अपदान कारक है। तो यहाँ पेड़ से गिरा है फल, तो कहां से जुदाई फल हुआ है, पेड़ से, ध्यान रखिएगा आप सभी। राम का घर बड़ा है, कौन सा कारक है, तो ये राम का घर बड़ा है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि राम का क्या है, घर बड़ा है। उसके बाद एक किताब मेज पर रखी है, तो मेज पर, ध्यान रखिएगा ये पर अधिकार की बात करता है, तो ये क्या है, अधिकरण कारक है। जिससे कह सकते चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो अधिकार करके बैठी है, तो अधिकरण कारक होगा। जो पर है कारक विभक्ति, ये अधिकरण का है। हे मित्र यहाँ आओ, ये संबोधन कारक का है, हे मित्र यहाँ आओ, ठीक है, तो ये आपका संबोधन कारक है। इसमें बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा कारक है, तो बच्चे कहां पर खेल रहे हैं, मैदान में, यानी कि अधिकरण की बात हुआ है यहाँ पे। जो पर है और में है ये अधिकरण का बात करता है, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो मैदान में अधिकार करके वो खेल रहे हैं। माता ने बच्चे को दूध दिया, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। माता ने किसको दूध दिया है, बच्चे को दूध दिया है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। बात समझे आप सभी। आइए सर्वनाम देख लीजिएगा। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं हम सभी, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वह पढ़ने में तेज है, तो ये वह जो है यही आपका सर्वनाम है। तो हम क्या बताएं, संज्ञा। जैसे कह सकते हैं कि राम, राम क्या है, संज्ञा है। अब इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा होना चाहिए, पर यहाँ पर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। तो वह पढ़ने में तेज है, यहाँ पर वह क्या है, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अगला है मैं, कौन सा सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर अपने आप की बात किया जाए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात समझे, मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यह कौन सा सर्वनाम है, यह क्या चीज है, संकेत कर रहे हैं। आप बताइए ये क्या चीज है, तो यह जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे हम बोले कि ये क्या चीज है बताइए, तो यहाँ संकेत कर रहे हैं कि ये क्या चीज है बताइए। जैसे कहते हैं कौन, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो कौन, कल कौन आया था घर, तो ये प्रश्न पूछ रहे उससे, कल कौन आया था घर। या कल तुम कहाँ जाओगे, ये प्रश्न उससे पूछ रहे थे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यहाँ संबंध की बात कर रहा है। जो और सो, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो हो गया और सो हो गया, ये दोनों संबंध की बात करता है। तो जो मेहनत करता है वही फल पाता है, या सो फल पाता है। जो मेहनत करता है सो फल पाता है, तो ये जो और सा जो हो जाएगा, यानी कि सो जो हो जाएगा, ये संबंध को बताता है। अपना काम स्वयं करो, यहाँ पर अपना क्या है, ये एक सर्वनाम है जो कि निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने की बात आ रहा है। अपना काम यानी कि खुद का काम स्वयं से करो, यानी कि यहाँ पर निजी बात हो रहा है कि अपना काम स्वयं से करो, तो ये सर्वनाम निजवाचक होगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये कोई शब्द जो है ये किसके लिए आता है, अनिश्चयवाचक के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बोले कि कोई पता है कि कोई कौन दरवाजे पर खड़ा है, नहीं है, अनिश्चित बात है। कोई आया था, कौन आया था पता नहीं है, अनिश्चित बात हो रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। बात समझ गए आप सभी, बात समझ गए बिल्कुल। तो इस प्रकार से पूरा हम आपको हिंदी बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं। लगभग 250 प्लस प्रश्न इसमें था आपका, यानी कि 100 डायरेक्ट आपको एमसीक्यू और लगभग जो है कि 190 के अप्रोक्स में हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो लास्ट समय में क्या करना है, ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट समय के लिए ब्रह्मास्त्र आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।